नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। दरअसल आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो संस्कार से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है और मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है और साथ साथ जुड़ा है हमारी नस्लों से। दरअसल अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए पहचाने जाने वाले जयपुर से बीते दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने हमें और आपको झकझोर कर रख दिया है। राजधानी जयपुर की यानी कि पिंक सिटी की सड़कों से सामने आई एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मालवीय नगर की सड़क पर एक महिला नशे की हालत में निर्वस्त्र अवस्था में घूमती नजर आई, राहगीरों से उलझी, कैब चालकों से मारपिटाई की और ये पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया। ये केवल एक वायरल वीडियो नहीं है बल्कि समाज के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्न है। क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा है, मानसिक स्वास्थ्य का मामला है, नशे की भयावहता है या फिर हमारे सामाजिक मूल्यों की शरण का एक संकेत है? जिस नारी को हमारी संस्कृति शक्ति, ममता और मर्यादा का प्रतीक मानती है, उसकी ऐसी तस्वीर देखकर समाज असहज और विचलित हो रहा है। आज की चर्चा में सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं है बल्कि उस सोच, उस व्यवस्था और उन परिस्थितियों का है जो ऐसे घटनाक्रमों को जन्म देती है। आखिर जिम्मेदार कौन है, नशा, समाज, व्यवस्था या एक बदलती जीवन शैली? और आज चर्चा इसी पर, आखिरकार कौन है जिम्मेदार। और अब चर्चा का विषय तो आपको पता चली गया, लेकिन तमाम जो गेस्ट है वो भी हमारे साथ धीरे जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। और हेमलता शर्मा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं द अर्थ एसोसिएशन बोर्ड की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि चर्चा आज बहुत गंभीर है, संवेदनशील भी है। सबसे पहले आपके पास योगेंद्र जी, आपके पास आते हुए कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का, इस वायरल वीडियो का जिम्मेदार कौन है? देखिए हर्षदा जी, हम दो तीन तरह की बातें करते हैं कि समाज कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है और हमारे जो वर्तमान सोशल मीडिया है वो कहाँ है, वो समाज को कहाँ ले जा रहा है। ये सब बातें हम आसानी से कर तो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे अब पहले समाज चलता था समाज की संस्कृति से, समाज के नियमों से। जो सामाजिक परिवेश में लोग पैदा होते थे, समाज का गठन होता था, खाप पंचायतें चलती थी। अभी भी समाज के बड़े बड़े जाति के और कई तरह के होते थे जिनसे समाज के अंदर रोक लगती थी और वो बदमाशी नहीं किया करते थे। अगर नहीं तो समाज उनको प्रताड़ित और दंडित किया करता था। लेकिन उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद 1861 में अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये तो नहीं चल सकता, समाज से अब नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने कानून बनाया। और कानून जब से बनाया है तब से अब तक इन सब बातों के बारे में हमारे कानून में जिक्र है कि कोई सड़क पर उत्पात करेगा, कोई सड़क पर नशे शराब को लेकर के पत्थर फेंकेगा, कांच तोड़ेगा या और भी कोई उत्पात या गाली गलौज करेगा, इन सब की धाराएं बीएनएस में लिखी हुई है। और ये धाराएं 1861 के जो आईपीसी थी उसमें भी लिखी हुई थी। कोई नई बात तो है नहीं। अब आप देखिए, घटनाक्रम हो गया पूरा, उसकी वीडियो सबके पास है, बना ली। अब देखिए, पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई और पुलिस ने भी वो सब करते देखा है जो करते वहां हो रहा है कि वो पत्थर फेंक रही है, वो अर्धनग्न हो गई है, गाली गलौज कर रही है, वो सब पुलिस ने भी देखा। और पुलिस वहां से उसको ले गई और ले जा करके अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया। सर, एक मैं बीच में सवाल करना चाहूंगी कि अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि एक कपड़ा लाके ढक दिया जाए या रोक दिया जाए? क्योंकि वो जो लड़की थी, जो महिला थी, मेरे ख्याल से उसको देखकर ऐसा लग रहा है, मैंने भी वीडियो देखी, काफी असहज वो वीडियो है, कि वो 20 से 22 साल की लड़की मुझे लग रही है। हर्षदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो किसी को भी कर देना चाहिए। पुलिस को, इवन अगर पुलिस के पास वर्दी होती है तो ऐसी स्थिति में, वैसे वो ऊपर से पूरे ढके हुए कपड़े से थी, नीचे के मैंने कपड़े उसके नहीं देखे, चड्डी वगैरह तो मुझे दिख रही थी वीडियो में। लेकिन अगर ऊपर के भी उसने बाद में खोल दिए हो, नहीं वीडियो हुई है सर वायरल, पूरा ब्लर किया गया, तो हो सकता है वो उसने खोल दिए हो, तो पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि पुलिस सबसे पहले उसकी अस्मिता का ध्यान रखते हुए, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, उसके अंग वस्त्रों से ढकना चाहिए था। पुलिस के पास संसाधन रहते हैं, सब चीजें रहती हैं, वो नहीं है तो देखिए, पुलिस को अधिकार है, किसी से भी पास से कपड़ा ले सकते हैं, किसी से भी तौलिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई मना करता है। लेकिन संवेदनाएं खत्म होती जा रही है, समाज में भी हो रही है, लोगों में हो रही है, साथ ही साथ पुलिस में हो रही है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बनती है ना एक साथ। लेकिन खास जिम्मेदारी बनती है पुलिस की।
पुलिस एक्ट 1965 में साफ लिखा हुआ है कि पुलिस का कर्तव्य क्या है। असहाय, इस तरह के जो उत्पात करने वाले हैं या इस तरह के लोग होते हैं, उनको पहले सुरक्षित करेगा पुलिस वाला, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हुई है उसमें हर तरह से, समाज की तरफ से भी आप देख लीजिए, कानून की तरफ से भी आप देख लीजिए, और जो हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ से देख लीजिए कि इस महिला को डर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की हरकतें करती रही होंगी, और वो भी पराए राज्य में, हिमाचल से आई थी, यहाँ कर गई, उसके साथ कौन थे, पुलिस ने क्या किया, ये तो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया, इसलिए पुलिस ने कॉग्निजेंस लेके कंप्लेंट दर्ज कर दी। अन्यथा इसमें तो 5-6 धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। क्या पुलिस ने इसका मेडिकल कराया? पुलिस ने इसका मेडिकल नहीं कराया होगा। पुलिस को मेडिकल करा के इसकी संपूर्ण कार्रवाई इसको करनी चाहिए थी, तब इसको वहां से भेजना चाहिए था। वो चली कैसे गई हिमाचल प्रदेश? उसके घर वालों को बुलाना चाहिए था। जो पुलिस का जो महत्वपूर्ण दायित्व था, पुलिस ने उस समय निर्वहन नहीं किया। उसका नतीजा यह है कि इतने दिन बाद जब वो वायरल हुआ वीडियो, तो हमारे समाज की विकृति सामने आई और हमारे पुलिस की विकृति सामने आई, सोच सामने आई कि हम क्या कर सकते हैं, हमें मौके पे क्या करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और इसलिए ये जो आपकी डिबेट है, ये बताती है कि देखिए, ये महत्वपूर्ण डिबेट होती है। इस प्रकार की डिबेटें समाज में होती रहनी चाहिए। ठीक है, वापस से आपके पास योगेंद्र जी मैं लाऊंगी। हालांकि देखिए विषय बहुत संवेदनशील है, तो हम सभी को एक डिबेट की तरह तो नहीं, एक डिस्कशन के तौर पर इसको करना चाहिए। हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी। आप सभी का एक बार फिर से वापस स्वागत है। हेमलता जी, आप भी एक महिला हैं, मैं भी ये डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये डिस्कशन करते हुए अच्छा तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। महिला सुरक्षा की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो वायरल होना और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कुछ नहीं करना, नज़रअंदाज कर देना इस चीज़ों को, कहाँ ले जा रहा है इस संस्कृति को? जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो घटना घटित हुई उसके बाद जो हुआ वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना घटित हुई, वो महिला अपने होश हवास में नहीं थी, जैसा कि अभी हमारे साथी योगेंद्र जी ने कहा कि उसको कवर करना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे थे उन लोगों की भी संवेदनशीलता की जिम्मेदारी थी। समाज को संवेदनशील होना जरूरी है। आजकल सस्ती लोकप्रियता, लोकप्रिय होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, और युवाओं में ये देखा जा रहा है कि जैसे ही उन्हें फ्रीडम मिलती है उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। वो बाहर से आई तो वो शायद ये सोच के आई होगी कि मुझे फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सवाल ये है, ठीक है वो अपने फ्रीडम में आई है, लेकिन उसको ऐसा नशा किसने दिया, किसने इस तरह की उसको फ्रीडम दी कि वो आकर के यहाँ पर आकर के इस तरह का उत्पात मचाए। कंट्रोल करना जरूरी था। उसके बाद में जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये संवेदनशील चीजों को दिखाना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा स्टंट किया जाएगा तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड है वायरल होने का, लोगों के सामने आने के लिए, ये फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। और दूसरी बात कि परिवार का जो पारिवारिक मूल्यों का पतन जो हो रहा है समाज में, वो बहुत ही चिंता का विषय है। आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए परिवार ने स्वतंत्रता दी, और महिलाएं अगर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उन बेचारी महिलाओं पे पड़ता है जिन्हें आज भी घरों में कैद रखा जाता है। ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चियां, ऐसी उन हजारों बच्चियों की पढ़ाई को छुड़ा देती हैं जो घर वालों से चाह रही होती है कि हमें बाहर पढ़ने भेज दीजिए, एग्जाम देने भेज दीजिए। जब इस तरह के घटनाक्रम जब देखे जाते हैं तो इस तरह की बच्चियों के कारण दूसरी महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित होती है। तो ये एक बहुत ही गलत घटना है। इसे हमें, अब जो हो गया, इसे हमें कैसे ठीक करना है कि अब ये जो प्रश्न आया, इसके बाद में हम सबको विचार करने का मुद्दा है कि अब इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है, हमें अपने युवा पीढ़ी को, हमें अपने बच्चों को किस तरह कंट्रोल करना है। नशे के जो माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, जो सप्लायर्स हैं, पकड़े जाते हैं आए दिन, उन पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की कड़ी सजा हो कि उनमें भय हो, तो आगे इस तरह की घटनाक्रम रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, हमारे साथ तमाम और गेस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अर्चना शर्मा जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं समाज कल्याण बोर्ड की। मैम, क्या समाज और तमाम जो यूथ है वो अपने संस्कार भूलता जा रहा है? देखिए, मैंने
दोनों वक्ताओं को सुना, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और एक नया अधिकारी। पुलिस अधिकारी उन्होंने तो अपना पक्ष रखा कि कौन सी कानून की धारा है जिसके तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि वो एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किए। लेकिन हम लोग एक मूल चीज को नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं। वो जो युवती है, हालांकि मुझे नहीं पता उसको क्या कब ड्रग्स ली, कब इस स्थिति में आई, लेकिन वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स है। ऐसे में उसका वो एक विक्टिम है, और वो विक्टिम है तो उसका कारण जानना बेहद जरूरी है अगर सामाजिक तौर पर समस्या का निदान करना है। आप देखिए कोई व्यक्ति कब सब्सटेंस अब्यूज के अंडर आता है, जब वो डिस्ट्रेस होता है। और वो हिमाचल से आई, कहाँ से आई, किस अवस्था में, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसका हमने साक्षात्कार किया। और इसके दोषी वो लोग भी है जिन्होंने वीडियो बनाया। एक वल्नरेबल व्यक्ति का जो संवेदनशील स्थिति में है, उसका वीडियो बनाने के लिए तो फुर्सती लोगों के पास है, लेकिन तुरंत उसकी सहायता करना या एक जिस अवस्था में वो युवती थी उसको कवर करना, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, पुलिस की हेल्प करना, वो करने के लिए लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। अब ये ठीक है अर्चना जी, थोड़ी ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। मैं वापस आपके पास आपको मेरी लौटूंगी। आवाज आ रही है? बिल्कुल अर्चना जी, थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। पीसीआर से मैं कहूंगी कि थोड़ी ऑडियो उनकी लाउड कर लीजिए। मैं नेक्स्ट गेस्ट पे जाना चाहूंगी। लक्ष्मी अशोक जी जो कि संस्थापन है शिल्पायन से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, जिस तरह का एक घटनाक्रम है, क्या आपने इस वीडियो को देखा है जो वायरल लगातार हो रहा है? लक्ष्मी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, लक्ष्मी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। अर्चना जी, वापस आपके पास आते अपनी बात पूरी कीजिए। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी। अर्चना जी, अब आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। देखिए, मेरा उस समय शायद आपको मैं जो संदर्भ था वो आपको सुनाई नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमने जो अभी तक निष्कर्ष निकाला विमर्श में, हम उस युवती पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषारोपण होना चाहिए, लेकिन अभी वो विक्टिम है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स है। और सब्सटेंस अब्यूज पर व्यक्ति कब जाता है, या तो बुरी संगत से या फिर बहुत डिस्ट्रेस होता है तब। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि वो जिस अवस्था में थी वो शर्मनाक था, सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी अवस्था में लोगों के पास उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की फुर्सत तो थी, लेकिन उसे संरक्षण देकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, उसको हॉस्पिटलाइज करवाने, उसके बयान दर्ज करवाने, उसकी अवस्था का संज्ञान लेने की किसी के पास फुर्सत। ये सामाजिक बुराई उस युवती से ज्यादा उस समाज की है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और उसके बाद उसकी मदद करने के स्थान पर उसको वायरल कर दिया। ये एक जयपुर जिस शहर में हम लोग रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, और इस शहर की संस्कृति पर इतना बड़ा आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ सुमन जी भी जुड़ी हुई, सुमन शर्मा जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। सुमन जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जैसा कि अर्चना जी भी कह रही थी कि अभी फिलहाल हमें पूरी चीज़ें नहीं पता है। एक वीडियो वायरल होता है, क्योंकि हम सबके पास भी, चाहे मीडिया हो या तमाम लोग हो जिसने भी ये वीडियो वायरल किया है, वीडियो वायरल आया है और ये हमने सोचा कि इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। हालांकि वो एक विक्टिम है, जैसा कि अर्चना जी ने भी कहा, क्योंकि वो ये भी पता चल पाया है कि वो जो कैब ड्राइवर, जिस कैब में वो आई थी, वो कैब ड्राइवर को भी पीट रही थी। तो क्या उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, या पूरी जानने की अब तक किसी ने कोई कोशिश नहीं की है? हालांकि अब वो लौट चुकी है। 2 हफ्ते पहले का ये जो पूरा घटनाक्रम है बताया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में इस घटना के बारे में है, वो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ दोस्तों के साथ वो शिमला से जयपुर आई और किसी होटल में ठहरी हुई थी। वहाँ उसने कोई कैब करके घूमने के लिए जयपुर निकली, अकेली थी, कैब ड्राइवर भी था, और वो मालवीय नगर का वो जो एरिया है WTP वाला, गौरव टावर वाले एरिया में आई, जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और जो वीडियोस सब चल रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें उस लड़की के साथ वो दृश्य भी दिखाया गया है जहां वो कैब ड्राइवर है जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं जा रही है। कैब ड्राइवर के भी शर्ट को वो फाड़ देती है, जो वीडियो मैंने देखा है। उसके बाद वो चला जाता है छोड़ के, जो पुलिस के द्वारा जानकारी मिली, और फिर उस पुलिस वहां पहुंची और उसको ले गई। और फिर बाकी जब उसको जयपुरिया उसका मेडिकल चेकअप के लिए गया, और वो सुमन जी, जो नशा है, ड्रग्स की हम बात करते हैं, हम ड्रिंक्स की बात करते हैं, मैं बता रही हूं, किस तरह का रोल प्ले कर रही है आजकल की यूथ में?
सुमन इस जी, पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाली जो बात है ना, मैं तो खुद बहुत स्तब्ध हूँ कि जयपुर जैसे शहर में इस प्रकार से उसका घूमना, लोगों का वीडियो बनाना और उसको वायरल करना, आप देखिए कितना मतलब हीनियस क्राइम में आता है। जिन लोगों ने भी ये वीडियो वायरल की है, पहले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एंटरटेनमेंट उनके लिए हो सकता है, पर ये ठीक है सुमन जी, वापस आपके पास लौटती हूँ। जो वीडियो वायरल लगातार हो रहा है, योगेंद्र जी एक बार आपके पास आते हुए एक सवाल मेरे मन में आया कि हम 2 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं कि जो ये वीडियो है, ये घटनाक्रम है 2 हफ्ते पहले का है, उस वक्त बनाया गया और अब वायरल हो रहा है। लेकिन जो ये स्पैन ऑफ टाइम है, इसके अंदर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था, बहुत लेट कर दिया, जैसा कि आप पहले भी बोल रहे थे कि वहां पर पुलिस प्रशासन था, वहां पर। हम वीडियो वायरल की आलोचना तो खूब कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की तो घटनाएं बहुत होती होंगी। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसका वीडियो बना है, वीडियो 2 सप्ताह बाद अब कल प्रसारित हो गया, तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं वीडियो प्रसारित होने की, कि वीडियो वालों ने वीडियो बना लिया और ऐसा कर लिया। और सर पहली बार घटना की आलोचना नहीं कर रहे कि ये जो घटना घटी है उसके बाद हमारी पुलिस का क्या कर्तव्य था। पुलिस का जो कर्तव्य था, पूरी जांच करने का कर्तव्य था। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद में कंप्लेंट दर्ज की है, जबकि पुलिस के सामने वो ईंट उठा करके, मैंने देखा है वीडियो में, ईंट उठा के मार रही है, कांच तोड़ रही है, गाली गुत्तार कर रही है। उसने पब्लिक के साथ अभद्र व्यवहार किया। पब्लिक बताइए, जब ईंट उठा के मारेगी तो पब्लिक उसके पास कैसे जाएगी? कौन जा सकता है जब पब्लिक पत्थर फेंक रहे हैं? तो इस प्रकार की जो उसने नशा कर रखा था। सर जैसा कि आपने कहा कि कौन जा सकता है उसके पास, हाँ। वो एक लड़की थी सर, वो नशे में थी, वो कर रही थी, इतनी पब्लिक थी सर। साहब आप मुझे बताइए, मैंने देखा है उसके हाथ में बड़ी सी ईंट उठा के मारते हुए। तब लोग जैसे ही उसने ईंट मारना चालू किया तो लोग जो आसपास खड़े थे तो वो भाग के दूर चले गए। तो लोग रिस्क क्यों लेंगे? आजकल रिस्क लेने की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस कहाँ चली गई? पुलिस जीटी में जो मेन है वहां चौकी और है पुलिस की, तो भाई पुलिस की चौकी वहां मौजूद रहती है, पुलिस की गाड़ियां वहां मौजूद रहती है। इतना टाइम क्यों लगा? ठीक है, ये सर तो हमारे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है योगेंद्र जी, वापस से आती हूँ। हमारे साथ जो सहयोगी हैं रामस्वरूप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर रामस्वरूप तक आवाज पहुंच पा रही है। रामस्वरूप, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, एक बार इसकी पूरी जानकारी दें। और फिलहाल जैसा कि योगेंद्र जी बता रहे हैं कि कोई ना कोई मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर करवाई गई है, वो किसने कराई है और उसके बाद अब क्या पुलिस की ओर से एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अब तो 2 हफ्ता बीत चुका है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो युवती है वो शायद वापस से अपने घर जहां वो रहती है हिमाचल, वो लौट भी चुकी है। रामस्वरूप, देखिए अभी दोनों जो मेहमानों हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही और दोनों सही बातें थी। जिस तरह से अर्चना जी ने ये बात कही थी कि एक गलती भले ही उस लड़की ने की होगी, लेकिन एक गलती के बाद में जो गलतियां हुई है, यानी कि उसके वीडियो बनाना, फिर इसको सोशल मीडिया पे वायरल करना, एक बार वायरल करने के बाद में वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल होते रहना, वह जो होना बहुत बड़ा निंदनीय घटनाक्रम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भले ही उस टाइम परिस्थिति कैसी भी हो, वो किस हालत में थी, उस हालत में हो सकता है जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं कि उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो कल को, कि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए। ये बात उन्होंने सही कही है, लेकिन जो इस एक गलती के बाद में जो एक के बाद एक जो गलतियां हुई है वो बड़ी हैरान करने वाली है। हालांकि ये बात सही है कि पुलिस को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी ने एफआईआर नहीं कराई है तो स्वयं ऑटो खुद आगे बढ़ करके अपनी ओर से जो है इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। जिस तरह से कुछ दिन पहले मोहना इलाके में जो घटनाक्रम हुआ था, जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद में खुद पुलिस की ओर से अपनी ओर से आगे आकर के उस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया गया। तो इस मामले पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही ये मामला करीब 1-1.5-2 हफ्ते पुराना हो, लेकिन इस मामले पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। पूरा घटनाक्रम तो हम सभी को पता है। सबसे बड़ी बात ये कि पूरा जो घटनाक्रम है वो हम सभी को पता है, लेकिन आजकल की जो संस्कृति है, आजकल के जो संस्कार है, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और डिस्कशन भी आज इसी पे है। तमाम महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, लक्ष्मी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अब लक्ष्मी जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, लक्ष्मी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ तमाम और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आपके पास आते हुए कि क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? क्या पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सिर्फ मैं इस वायरल वीडियो की बात नहीं कर रही, अगर मैं पिछले साल की बात भी करती हूँ तो कई ऐसे बार बार वीडियोस वायरल होते हैं इस तरह के। कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ संस्कार जा रहे हैं, कहाँ हमारी सोच जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस क्या है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है? देखिए, सामाजिक बुराई तो है ही,
और उसी की परिणति है कि उसका रिफ्लेक्शन समाज के हर वर्ग पर दिखाई देता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर समाज को कोई आम व्यक्ति जो वीडियो बना रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जिस तरह का दौर आज चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक अराजक समाज का निर्माण होने की और हम बढ़ रहे हैं। और ऐसी अवस्था में अगर सैम ऑल्टमैन जो ऊपर न्याय के जो मुखिया हैं जिन्होंने बनाया, उनकी भी बात को ध्यान कर लें, तो आज आवश्यकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आना चाहिए। उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, वो तो एक अलग मुद्दा है। वो जब बयान देगी या सारा घटनाक्रम पता चलेगा तो सबके सामने स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन किसने बनाया, किसने वायरल किया, यदि उस पर विराम नहीं लगा तो आप समझ जाए कि आने वाला समय जो है बहुत ही दुविधापूर्ण होगा सामाजिक रूप से। और लोग कितना, मतलब मानवीयता कहाँ चली गई कि आप किसी व्यक्ति की इस अवस्था का भी दुरुपयोग कर सकते हो। पेरेंट्स का क्या कुछ रोल आप समझती हैं अर्चना जी? आप पेरेंट्स का क्या कुछ रोल समझती हैं? समाज का तो एक रोल आ रही हूँ। देखिए आज के जमाने में जो युवाओं की स्थिति है ना, हम ज्यादा दोषारोपण पेरेंट्स पर नहीं कर सकते। आजकल जिस तरह का दौर है, जैसे एम्बिशंस हैं, और एम्बिशंस भी ऐसे हो गए कि उनके ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते जी। तो माँ बाप को निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता जो है ना, एक तो स्वतंत्रता होती है और उसके बाद होती है स्वच्छंदता, उसके बीच में मध्य बहुत ही महीन सी एक लाइन होती है। वो कब क्रॉस कर दी जाती है, कब उसको ओवर पार कर दिया जाता है, उसका अंदाजा नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक युवती पुरुषों के साथ यहाँ घूमने आती है और इस अवस्था में मिलती है, तो ये प्रश्न चिन्ह उन लोगों के लिए भी है जो उसके संरक्षक हैं, उसके माता पिता हैं, उसके गार्जियंस हैं, इन्होंने क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग की। और सब्सटेंस अब्यूज जो है ना, ये तो इतना ज्यादा प्रचलित है कि मैं समाज कल्याण बोर्ड की जब अध्यक्ष थी तब एक बहुत बड़ा मुद्दा था और मैंने इसको बहुत ज्वलंत रूप से भी उठाया था। इंजेक्टेबल डिवाइसेस आजकल आने लग गए। खाली आपको यही नहीं कि किसी पान की दुकान पर जाइए और सिगरेट उपलब्ध हो जाएगी, आज तो इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, इमीडिएट उसका रिएक्शन आता है। तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक समग्र प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन जब समाज अराजक हो जाए, समाज में संवेदनशीलता खत्म हो जाए, ऐसे प्रकरण को लेकर के लोगों में गंभीरता ना हो, एक युवती नग्न अवस्था में अपने होशो हवास में नहीं होने के कारण वो जैसी अवस्था में थी। ठीक है अर्चना जी, वापस आपके पास लौटूंगी। हेमलता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। लेकिन हेमलता जी, नशा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लगातार, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अगर हम बात करें और भी कई तरह के एनजीओ हैं जो इस तरह की जो नशे में जिनको लत लग जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए तमाम एनजीओ बनाए गए हैं। नशा कितना रोल प्ले कर रहा है आजकल के यूथ में और इस तरह की हरकतों में? जी, नशा एक बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। हमारी भी एनजीओ इस पर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। मैं कुछ घटनाएं भी और वास्तविक स्थितियां बताऊंगी। आजकल इतना प्रेशर हर बच्चे ने अपने ऊपर ले लिया है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे फ्रीडम दिखना है, मुझे स्टाइलिश दिखना है, न जाने क्या क्या कौन से प्रेशर्स उन्होंने पाल लिए हैं, जिसके कारण उन्होंने नशे की आदत बना लिया है। कुछ फैमिलीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कुछ फैमिलीज में बचपन से इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं कि व्यक्ति कहीं पर भी चला जाए वो नशे को टच भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में इस तरह से बसा हुआ है, वो कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी दुख हो, कितना भी खुशी हो, वो कभी नशे की चीज़ को टच भी नहीं करेगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अब पेरेंट्स ने भी, जब पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों बैठ करके साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, एक्सपोजर, कूल, उसके नाम पर जब घर पे जब वो माहौल देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं, तो बच्चे को, और फिर उसके बाद में भी वो उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, जॉब के लिए बाहर जाना, लेकिन जब किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो जब उसकी कोई समस्याएं हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, अकेलापन जब वो फील करता है, तो वो ऐसे लोगों को की तरफ आकर्षित होता है। हमारी टीम में ये 2000 यूथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जयपुर की सबसे बड़ी यूथ की टीम है। हेमलता जी, हम नशे की बात कर रहे हैं, योगेंद्र जी आपके पास आते हुए हम नशे का लगातार जिक्र करते हैं, हम शराब की बात करते हैं कि 8 बजे बाद नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद मिलती है। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इस चीज का? हर्षदा जी, जब हम समाज को दोष देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ समाज के को अगर खराब हो गया या समाज काम नहीं कर रहा है तो क्या उसके ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ भी नहीं है। हम दोष देते हैं पुरानी संस्कृतियों को, पुराने समाज की ढर्रे को देखते हुए। बाकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आज के जमाने में पुलिस की जिम्मेदारी है। नशा अगर बात बिक रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है। इस प्रकार की जो व्यवहार हो रहा है सड़क के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। 8 बजे बाद आप किसी भी
दुकान के बाहर जाइए, कार खड़ी करिए, अपने आप आदमी आपके पास आ जाएगा गाड़ी के पास, कौन सी दवाई लानी, कौन सी दारू लानी है आपको दे देगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको हर्षदा जी कि जिस चीज के लिए नियम और कानून बने हुए हैं उनकी पालना कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो किसी की भी सरकार हो, और उसके जो नुमाइंदे हैं वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुलिस से ये कार्रवाई कराने को जिम्मेदार है। अब आप बताइए, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करती। अब पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करने के बाद क्या किया? अभी तक मैं समझता हूं कुछ नहीं किया होगा। जबकि देखिए हर्षदा जी, इसके अंदर कितना उल्लंघन हुआ है। बीएनएस की धारा 270 है, लोग जगह जो सार्वजनिक जगह है जिसमें उत्पात मचाना। उसके बाद 296 है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना और मानव जीवन को संकट डालना। उसने ईंट मारी, पत्थर मारे, और उसके बाद उसने कांच तोड़ दिया। 324 बीएनएस बनती है, और 351 कि अगर मान लीजिए किसी को चोट पहुंचाने के लिए उसने बहुत ज्यादा ऐसा उपयोग किया है पत्थर का कि अगर वो लग जाता तो उसको चोट पहुंच सकती थी। तो पुलिस ने इन धाराओं को क्या अंकित किया है? चलो अगर वो ये नहीं कर पा रहे थे तो वो उसने अगर नशा करके उद्यम किया सार्वजनिक स्थान पे, तो सीआरपीसी की धारा जो बीएनएस की है 170 उसमें कार्रवाई करते, मजिस्ट्रेट के सामने उसको दूसरे दिन पेश करते। ये क्यों कहते हैं कि साहब नशा किसी ने परोसा, उसने ग्रहण कर लिया और उत्पात मचाया, वो हो गई बेचारी, और उसने नशा ले लिया, नशा किसने किराया है इसकी तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए कि अगर उसने पिया है तो उसकी जांच करे, पुलिस एक्शन ले। और अगर अभी भी कंप्लेंट दर्ज करके पुलिस चुपचाप बैठी हुई है तो इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। इनको हम और आप इस प्रकार के वाद विवाद करने से रोक नहीं सकते। ठीक है लक्ष्मी जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी आपकी आवाज मुझको आ रही है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, देखिए पहला सवाल ये है आपसे कि आखिर जिम्मेदार तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों की फ्रीडम की बात करते हैं। अगर इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की वीडियोस यहाँ पर वायरल होंगी तो और पेरेंट्स और माँ बाप और तमाम जो लोग हैं वो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को किस तरह बाहर भेजेंगे? उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर जरूर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये कोई जयपुर में पहली घटना नहीं है। इसमें आपने संज्ञान लिया और सब लोगों को बिठा करके आप चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इसी एरिया में इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में कोई अंतर नहीं रह गया है। हमने स्वतंत्रता दी बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, और उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि हम स्वच्छंदता पे उतारू हो चुके हैं, और जिसका नतीजा हम आए दिन देखते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो मैं इस बात की गवाह हूँ। अब हो क्या रहा है, आप ये देखिए कि फैशन, दिखावा, और ये जो हमारे पब खुले हुए हैं और इतनी अवेलेबिलिटी है नशे के जो सामान होते हैं उनकी, कि उसमें लड़के क्या लड़कियां भी प्रभावित हो रही हैं। उन पे भी कोई अंकुश नहीं है। हम खुद माँ बाप जो है बड़े शौक से कहते हैं कि हमारी बच्ची क्लब में गई है साहब, रात देर को आएगी। कौन जिम्मेदार है ये बताइए इस बात के लिए? माँ बाप खुद हैं, क्योंकि वो उसको एक फैशन के तौर पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, जब तक कि उनकी बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। आप देख लीजिए, ये आप यदि मुझे दकियानूसी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आज हम जिन ड्रेसेस को देख के और अंदर से असहज हो जाते हैं, यदि उसके लिए पब्लिकली बोलने लगे तो हम बैकवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब योगेंद्र जी, हम डिस्क और पब की लगातार बात करते हैं। आधी रात को भी पब डिस्क चालू रहते हैं, वहां पर युवक युवतियां तमाम वहां पर। बिल्कुल लक्ष्मी जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। युवक युवतियां रात भर वहां रहते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और सुबह घर लौटते हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे डिस्क पे, ऐसे पब पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और हमेशा से बोलते हैं तमाम, चाहे प्रशासन की बात करें, हम सरकार की बात करें, कि इस तरह के पब्स पे बैन तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि एक वक्त जो निर्धारित है वो कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कई ऐसे पब्स हैं जो चलते हैं रात भर, सुबह तक चलते हैं, 4 बजे तक। देखिए हर्षदा जी, कि इसके ऊपर थोड़े दिन पहले ही यहाँ कमिश्नरेट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि भाई रात को उद्यम ज्यादा होता है, माइक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कई जगह जो है रात को पब चलते हैं, छतों के ऊपर बार चलती हैं, वहां उद्यम मस्ती रहती है, तो उनको रोकने के लिए कहा गया था कि 12 बजे बंद कर दें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी बार है इनका लाइसेंस दिया जाता है। पहले जयपुर में बार नहीं हुआ करती थी, मैंने भी यहाँ नौकरी की है।
यहाँ बार नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ सरकारों ने बार को अलाउ कर दिया है। अब आपको ये और बता दूं मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि हर गुरुवार को अगर एक लड़की एक दूसरी लड़की को साथ लेकर आती है तो उसके लिए एक लड़की की जितनी भी दारू है वो फ्री होती है। ये आप पता कर लीजिए। अगर ये है तो आप देखिए कि ये हमारी सरकार के नीचे, हमारी समाज के नीचे, हमारे राजनेताओं के नीचे ये बातें होती रहती हैं। इनको रोकेगा कौन? मैंने एक क्लब में देखा है, वहां 13 14 साल की बच्चियां जाती हैं। कहां लिखा हुआ है कि साहब उसका आधार कार्ड देखते हैं, कहां पुलिस देखती है, वहां बाउंसर बैठे रहते हैं। ये और बता दूं, बाउंसरों की जेब में नशे की पुड़ियां और होती हैं। अगर किसी को नशे की आवश्यकता हो तो उनसे ली जा सकती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारी सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। देखिए, ईरान में अभी 2 दिन पहले एक कंसर्ट में एक महिला ने, वहां का जो कानून है उसके खिलाफ हिजाब का प्रयोग नहीं किया, उसके और उनके 8 साथियों को 45 कोड़े की सजा दी गई है। वहां का कानून है, उस कानून के तहत दी गई है। तो हमारे यहां भी तो कानून बने कि अगर बार के अंदर इस प्रकार की बच्चियों का आना जाना, बच्चों का आना जाना, अब आप देखिए जब फ्री में आप दारू पिलाएंगे तो किसकी बच्ची नहीं जाएगी, कौन साथ लेके नहीं जाएगा? तो इस चीज के ऊपर सरकार को रोक लगानी चाहिए, और ये लग नहीं रही है। 8 बजे बाद आपको कहीं भी दारू मिल जाएगी, इसमें चरस गांजा जहां आपको चाहिए जहां मिल जाएगा रात को। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज रोकेगा, समाज वालों से ही रुक जाएंगे, नेताओं से ये चीज रुक जाएगी? नहीं, ये चीज प्रशासन से रुकेगी, ये चीज पुलिस से रुकेगी। और इसके लिए हमारे राजनेताओं को चाहिए कि पुलिस के ऊपर अंकुश लगाए, उनको मजबूर करे कि वो व्यवस्था बनाए। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना का ही पता नहीं चलता, क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तब तक ये वीडियो वायरल नहीं हो गया। ठीक है सुमन जी, वायरल वीडियो को लेकर तो नहीं, लेकिन आजकल एक और चीज सामने आती है कि सुमन जी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। ये सवाल अर्चना जी आपसे मेरा है कि आजकल हम एकल परिवार, जो प्राइवेसी की हम बात करते हैं, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं आजकल 10-10 साल के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है, क्या ये भी एक रोल प्ले करता है? क्योंकि पहले के ज़माने में अगर हम 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वहाँ कम से कम ऐसे कहा जाता था। आजकल भी तमाम जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि पहले के ज़माने में तो 10-10 बच्चे भी पल जाया करते थे, लेकिन आजकल एक बच्चे पे नज़र रखना, एक बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अटमाइज फैमिलीज हो गई हैं, और ऐसे में जो संस्कारों का पेनिट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अभी योगेंद्र जी सही कह रहे हैं, आप गौरव टावर पे चले जाइए या उसके आगे WTV पे चले जाइए या गिरधर मार्ग पे जाइए, वहाँ इतने सारे हुक्का बार्स खुले हुए हैं कि आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि माँ तो हुक्का पी रहे, पिता शराब पी रहा, बच्चा उनको देख रहा है। तो जब 5-10 साल का बच्चा इस तरह के संस्कारों को देखेगा, उसके साथ उसको अपनाने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और उसकी परिणति इसी विभीषिका के रूप में होगी जो हमें देखने को मिल रही है। तो सच बात तो यही है कि सामाजिक संस्कारों का जो अधिरोपण होता है वो परिवारों से ही होता है। जो अधिरोपण नहीं हो रहा अगर परिवार के माध्यम से, तो फिर कानून व्यवस्था उसमें हावी होनी चाहिए और कानून व्यवस्था उस पर अंकुश लगा सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि उसका सारा रिफ्लेक्शन पुलिस प्रशासन पे भी जाता है। महिला उत्पीड़न, महिला के साथ होने वाली घटना या कोई ऐसा कारक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं, उस पर पुलिस ध्यान नहीं देती है और उसी की परिणति के वीडियो वायरल होते गए। 15 दिन पहले की बात है और इस तरह का सारा घटनाक्रम हो गया। तो बहुत ही शर्मसार है और संस्कारों की कमी होना और राजधानी जयपुर में ऐसा होना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है हेमलता जी, हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये कि हम अगर आज का हमारा टॉपिक सिर्फ वायरल वीडियो तो नहीं, तमाम और भी घटनाएं हैं, लेकिन अगर लेकिन आपके पास आने से पहले सीधे आपको रामस्वरूप के पास ले चलते हैं। रामस्वरूप, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पुलिस तो क्या एक्शन लेगी, अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। आखिरकार अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है और आज मुझे लगता है जब समाचार प्रेस ने ये आवाज़ उठाई है, ये मुद्दा उठाया है, ये वायरल वीडियो के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या कोई एक्शन अब लिया जाएगा? क्या अब वो जो युवती है, क्योंकि वो जा चुकी है, हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या की जाएगी कि आखिरकार वो युवती कौन थी? ये भी माना जा रहा है, शायद मैं भी ये सुन रही थी कि वो मानसिक संतुलन उस युवती का थोड़ा सही नहीं बताया जा रहा था। क्या ये भी बात सच है? कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है रामस्वरूप? बिल्कुल, ये बात जरूर बताई जा रही है कि उसका जो है मानसिक रूप से वो पूरी तरह से उस समय जो है वो उस स्थिति में नहीं थी कि वो अपनी बात रखे सही तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
जो घटनाक्रम हुआ है पुलिस को उस वक्त ही पता चल गया, तो उसी दौरान जो है एक्शन ले लेना चाहिए था। हालांकि जब रात भर उसको वहाँ पर जयपुर अस्पताल में रखा गया था, उसको दवाई दी, इलाज किया, जो वहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है अपराजिता सेंटर, वहाँ पर वो थी, तो वहाँ पर उसके जांच के बाद उसकी काउंसलिंग भी की गई, उससे बातचीत भी की गई। उसके बाद थाने में जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आज का मेडिकल मुआयना कराया जाए, उससे रिपोर्ट ली जाए। लड़की ने जो है रिपोर्ट दर्ज कराने से या फिर मेडिकल जांच कराने से भी जो है वहां से इनकार कर दिया, तो उस पुलिस ने इसी मामले को वहीं और रामस्वरूप ये भी कहा जा रहा है कि वो युवती अपने दोस्तों के साथ आई थी, क्या दोस्तों का कुछ पता चला या वो भी उसके साथ वापस लौट चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? और क्या उस वक्त जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वो अकेले वहां गौरव टावर पे आई हुई थी, क्या वो कैब में आई थी, किसी के साथ आई थी, इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पता ये लगा है कि वो रात को अपने दोस्तों के साथ ही थी और वो हिमाचल से जयपुर में घूमने के लिए आई थी, और सुबह करीब 7:30 सवा 7 बजे के आसपास उसने कैब बुक करी और कैब से लेकर के वो जयपुर में जो है घूमने के लिए निकली। लेकिन वहाँ से निकलते ही कुछ देर बाद ही उसने गाड़ी वहाँ पर रुकवाई और उसके बाद में ये जो घटनाक्रम है पूरा हुआ था। लेकिन बात यह है कि एक गलती के बाद में जो एक के बाद एक लगातार गलतियाँ हुई थी वो बड़ी गंभीर है, वो बड़ी संगीन है। जिस तरह से अर्चना जी ने कहा था कि उस समय जो भी परिस्थिति रही होगी, जो गलती हुई होगी, तो उसके बाद में जो गलतियां हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस अगर उसी वक्त इस चीज़ को रोकती, और जो पुलिस के जो चौकी बनी हुई है उस चौकी के में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे उनको तुरंत वहाँ रोकना चाहिए था। उन लोगों को जो उसका वीडियो बना रहे हैं, या उनको किसी ने वीडियो बना भी लिया गया तो उनको वहाँ तुरंत उनसे जो है उसके वीडियो और बिल्कुल रामस्वरूप सबसे बड़ा देखिए रोल तो देखिए, ठीक है हम जहाँ भी गलत माने उस युवती को कि उसने नशा किया, इस तरह की हरकत की, लेकिन सबसे बड़ा रोल वो गलती हुई सो हुई, और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन अगर वहां मौजूद था, पुलिस के वहां पर अधिकारी अगर उपस्थित थे, वहां पर पुलिस वहां मौजूद थी, तो आखिरकार क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? और सबसे बड़ी बात, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कानून व्यवस्था का उल्लंघन तो ये है, ये मैंने मान लिया, लेकिन महिला सुरक्षा की तमाम जो पुलिस बात करती है, प्रशासन बात करती है, सरकार बात करती है, वो कहाँ है? बिल्कुल यही सवाल है कि उसके बाद में जो एक के बाद एक लगातार गलतियां की गई थी वो कम संगीन नहीं है, वो बड़ी गंभीर घटनाएं हैं। यानी कि किसी के द्वारा किसी महिला का वीडियो बनाना, जब वो उस स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में भी उसका वीडियो बनाना, फिर उस वीडियो को वायरल करना एक के बाद एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और या व्हाट्सएप के जरिए जो है इसको और जगह सर्कुलेट करना, तो ये क्राइम भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ये नहीं करना चाहिए था। पुलिस का वहाँ पर कर्तव्य बनता था कि जो घटनाक्रम हुआ था उसके दौरान पहला काम उस लड़की को रोकना, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, महिला पुलिसकर्मियों को बुलाना, और उसके बाद में जो आसपास के लोग थे जिन्होंने इस घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी छुप छुप के, उनको तुरंत वहाँ पर रोकना चाहिए था। रोकने के साथ ही उनको तुरंत पकड़ करके उनके मोबाइल में जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा उनको तुरंत डिलीट करवाना चाहिए था, ताकि ठीक है रामस्वरूप जी, इससे पता चल रहा है कि आखिरकार सब कुछ जा कर रहा है, सोच कहाँ जा रही है, और सिर्फ ठीक है समाज की सोच की हम बात करते हैं, जो पुलिस बात करती है वो कहाँ जा रही है, उनकी क्या सोच थी, क्या वो भी सबसे बड़ा सवाल, क्या वो भी इस चीज के मजे लेते हुए नजर आ रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हेमलता जी, आपके पास आते हुए, इस वक्त युवती तो अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन जब उसको ये पता चला होगा कि ये वीडियो इस तरह की उसकी वायरल हुई, क्योंकि उस वक्त वो पूरे नशे में थी, उसको पता भी नहीं है कि उसने शायद क्या किया है, उसके बाद उसका जो मेंटल प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी क्या मेंटल स्टेट रही होगी? सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है। ये बात सही है, लेकिन इसमें एक और भी पुलिस को और जिम्मेदार लोगों को ये स्टेप उठाना चाहिए था। वो जिस परिस्थिति में थी उसके परिजन और उसके दोस्तों को बुलाकर भी पूछना चाहिए था कि ऐसा क्या घटनाक्रम, उनको जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसके पेरेंट्स को देख करके कितनी जिल्लत फील हुई होगी। और अब आपने बिल्कुल सही कहा, अब वो कहीं भी जाएगी तो वो क्या मुंह दिखाने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि उसको भी आज रियलाइज हो रहा होगा कि वास्तव में मेरे साथ में जो घटना हुई मैं होश में नहीं थी, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई भी सबसे बड़ी बात हेमलता जी, आज हम नहीं जानते कि उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। उस वक्त उसका मेंटल स्टेट, हालांकि वो नशे में बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि जैसे योगेंद्र जी बात कर रहे थे कि मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया, तो मैं तो यहाँ सबसे बड़ी गलती देखिए, जो वहां लोग खड़े थे उनकी गलती तो मान ही रही हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया है, वायरल कर दिया, लेकिन अगर वहां पुलिस मौजूद थी या कोई
कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद था, उसने ऐसा होने कैसे दिया? सबसे ये बड़ा सवाल ये है, इसको सुधारने के लिए योगेंद्र जी क्या मतलब आगे, क्योंकि इस डिस्कशन का मुझे नहीं लगता कि कोई कहना end है। चाहूंगी, अगर मान लीजिए वो किसी पर ईंट से मार देती या किसी का मर्डर कर देती या कोई और तरह की अगर वो कर देती, कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, तब क्या होता? तो हमें ऐसी घटनाओं को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज जिस तरह से घरेलू हिंसा के केसेस, जिस तरह से महिला पुरुष दोनों के मर्डर्स की जैसे केसेस आ रहे हैं, आप सोचो कि अगर हमने अभी भी उस पर एक्शन नहीं लिया, अगर उसकी काउंसलिंग नहीं की, क्या हमने ऐसे काउंसलर बुला के उसकी स्थिति को स्टडी करने की कोशिश की, उसको समझाइश करने की कोशिश की, ये चीजें भी बहुत जरूरी थी। अब जो घटना हुई है उस पर एक्शन क्या होना चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। कि आपके चैनल ने यहाँ बुलाकर हमें इनवाइट करके एक सामाजिक चर्चा का रूप दिया, हम भी सोचेंगे, लोग भी देखेंगे, तो इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। तो वैसे ही जिम्मेदार लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए। और योगेंद्र जी, एक मेरे मन में सवाल अभी ये भी आया कि अगर रामस्वरूप, वापस मैं आपके पास आऊंगी योगेंद्र जी, रामस्वरूप अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या सिर्फ हम उस वीडियो को देखकर, उस लड़की को, उस युवती को देखकर सिर्फ एक उम्र का हम अंदाजा लगा रहे हैं? क्या वो लड़की नाबालिग भी हो सकती है रामस्वरूप? ऐसा लगता तो नहीं है कि वो नाबालिग थी, बालिग लग रही है प्रथम दृष्टया, लेकिन हालांकि इस बात की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि इसकी उम्र कितनी थी, क्या उसने नशा किया था, कितना किया था, क्योंकि उसने अपनी मेडिकल जांच कराने से जो है इनकार कर दिया। लेकिन यह बात सही है कि वहाँ पर पुलिस पहुँची थी, पुलिस के द्वारा ही उसको जयपुरी अस्पताल के अंदर जो एक महिला सुरक्षा सेंटर बना हुआ है जिसका नाम अपराजिता है, उस सेंटर में वो उसको ले जाया गया था। वहाँ पर उसकी काउंसलिंग की गई, समझाया गया, ज़रूरी दवाएँ दी गई थी, रात भर उसको रखा, दिन में उसको रखा भी गया था, दिन भर उसको। उसके बाद में जो है उससे मेडिकल जांच के लिए जब कहा गया था तो उसने अपनी तरफ से जो है इनकार कर दिया कि रामस्वरूप, वो जब जांच ये नहीं पूरा करवाएगी। घटनाक्रम लेकिन हुआ, हम बात मेडिकल यह है टेस्ट की बात कर रहे हैं रामस्वरूप की, मेडिकल टेस्ट के लिए उसको ले जाया गया और उसने मना कर दिया। क्या उस वक्त जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि माँ बाप को फोन किया जाए, पेरेंट्स को फोन किया जाए, वो कहाँ से आई है, इतना पता चल गया कि वो हिमाचल से आई है, क्या दोस्तों से कुछ पूछताछ हो? इतनी आसानी से आखिरकार, क्योंकि पिंक सिटी जयपुर में इस तरह की हरकत होना, में परिस्थिति कैसी थी, कोई एड्रेस बताने वाली थी या नहीं थी, उसका अभी पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन बात वही है कि एक गलती के बाद में जो एक के बाद एक लगातार गलतियां हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और पुलिस, जब पुलिस की चौकी उसके गौरव टावर के ठीक बाहर पुलिस की चौकी है, वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल हमेशा तैनात रहते हैं, 2 से 3 की संख्या में, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का अगर घटनाक्रम हुआ तो वो उस चीज़ को तुरंत वहाँ पर रोकते, कंट्रोल करते, जो भी परिस्थिति बनी उस परिस्थिति पर वो काबू पाने का प्रयास करते, महिला कांस्टेबल बुलाते और महिलाओं की मदद लेते। और जिस तरह लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब बाद में कह सकते हैं कि एक तरह से मजाक बना दिया गया है उस लड़की के चरित्र को लेकर के, तो वो चीज़ें रोकी जा सकती थी लेकिन नहीं रोकी गई, ये बड़ा सवाल है। ठीक है योगेंद्र जी, आपके पास आते हुए कि हम लगातार इस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रुकी तो नहीं चीज़, और ये पहली बार नहीं हुआ। अगर मैं लास्ट ईयर इसी महीने की अगर जून की बात करती हूँ, वक्त मुझे शायद इसी वक्त का याद है, अगर एक होटल के अंदर भी इस तरह के कुछ चीज़ें थी जो वायरल हुई, ट्विटर पे भी देखा, कई जगह देखा, वहाँ भी लोगों को, और हेमलता जी भी ये कह रही थी अगर हम कोई चीज़ वायरल कर दें तो वो जल्द से जल्द वायरल हो जाती है, लेकिन इस तरह की अगर डिबेट्स और इस तरह की चीज़ें वायरल होती है तो लगातार लोग उसका एक मजाक बना देते हैं। देखिए, आपके टीवी चैनल को अगर प्रशासन और पुलिस देख रहे होंगे तो उनको अपने खुद शर्म आनी चाहिए कि हम जिस कानून के रखवाले हैं, हमें जो करना चाहिए था हमने नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो लड़की कहाँ की थी, उसके मोबाइल नंबर क्या थे, उसके परिवार वाले क्या थे, मैं भी तो पुलिस में रहा हूं, तुरंत पता करते हैं पहले कहाँ ठहरी थी, किसके साथ ठहरी थी। ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है, पुलिस के पास सब जानकारियां हैं, ये कहां से आई थी, कब चली थी, कौन दोस्त थे, क्या थे। लेकिन क्या होता है, जब किसी चीज को छुपाना होता है, दबाना होता है, तो या तो कह देते हैं कि ये तो बावड़े हो गए साहब। कोई अगर कहीं आवश्यक जगह ऐसी जगह कूद जाता है, तो जैसे एयरपोर्ट में कूद गया डोली उलान के, साहब मेंटल था साहब। तो ये क्या करते हैं, पुलिस के पास एक तकिया कलाम है जोरदार, अगर किसी चीज को छुपाना हो तो उसकी मानसिक स्थिति खराब बता दो। हमने भी बताया है, आप ऐसा मत समझिए, मैंने भी थानों में नौकरी की है, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सत्य है। अब आप पुलिस से पूछोगे क्या किया क्या नहीं किया, आपको कोई नहीं बताएगा, आप एक प्रवक्ता को कोई नहीं बताएगा, लेकिन जाके देखेंगे उनको पूरी जानकारी है, ये कब चली, कहां चली, किससे आई, किसके साथ आई, कब क्या, कितनी दारू पी, कहां पी, ये सब जानकारियां पुलिस को है। पुलिस से कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती है, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरह से दाई से पेट नहीं छुपता, इसी तरह से पुलिस से अपराध कभी नहीं छुपता है।
अपराध की जानकारी पुलिस को होती है। अब वो इग्नोर करें तो अलग बात है। लक्ष्मी जी हमारे साथ बनी हुई है। लक्ष्मी जी, मैं पहले भी ये सवाल मैंने अर्चना जी से भी किया था कि हम संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात करते हैं। आजकल कहीं ना कहीं जो एक प्राइवेसी है वो भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आजकल हर बच्चा है, चाहे हम 10 साल के बच्चे को देख लें, 11 साल के बच्चे को देख लें, कि उनको प्राइवेसी चाहिए। उनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके पास हर चीज़ का एक्सेस होता है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है। आजकल प्राइवेसी है वो भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल हर बच्चा है, चाहे हम 10 साल के बच्चे को देख लें, 11 साल के बच्चे को देख लें, उनको प्राइवेसी चाहिए। उनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके पास हर चीज़ का एक्सेस होता है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी। मैं कहूँ कि अभी हमारा दौर ऐसा चल रहा है जिसमें बचपन तो खत्म ही हो गया है। सीधे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं। उनको आपकी राय दुआई की कोई जरूरत नहीं है, सारा उनके पास में गूगल ज्ञान है। और रही प्राइवेसी की बात, उनको आपकी राय दुआई की कोई जरूरत नहीं है, सारा उनके पास में गूगल ज्ञान। रही प्राइवेसी की बात, तो मैं कहना चाहूंगी कि हम जो एकल परिवार में रह रहे हैं और बच्चे का रूम तैयार करना या उसको सारे गैजेट्स उपलब्ध करवाना या उसको एक प्राइवेसी प्रोवाइड करना, ये हमारे फैशन में और एक शान में आ गया है। हम जो एकल परिवार में रह रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, वापस आपके पास लौटूंगी। हेमलता जी, हम संस्कार और मर्यादा इन सबकी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस युवती के बारे में अब जानकारी जुटाना है, क्योंकि योगेंद्र जी आप सही कह रहे हैं कि अब तो हालांकि टाइम स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अब भी अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो आगे के लिए एक तरह से ये न्योता देना होगा इस तरह की वायरल वीडियोज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा जरिया बन गया है कि हमने एक फ़ोटो खींची, एक वायरल कर दी, हमने वीडियो बनाई, वायरल कर दी। बिल्कुल हर्षिता जी, इसके अंदर लापरवाही करनी चाहिए। जिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, देखिए उसने मॉर्निंग में मेडिकल कराने से मना किया, वो भी शरीर का मेडिकल कराने से। तो शरीर का मेडिकल कराने से अगर उसने मना किया तो ये उसका अधिकार है, लेकिन रात को जब दारू पी करके, शराब पी करके उसको पकड़ा गया था, तो उस समय मेडिकल कराने की जिम्मेदारी तो पुलिस की थी। उस समय नशे में होता हुआ व्यक्ति है, उससे पूछा जाता है क्या कि तुम्हारा मेडिकल कराएं कि नहीं कराएं? पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। मेडिकल कराने से यह पता चलता कि इसने किस प्रकार का नशा किया हुआ है। सर, ये जो वीडियो है ये शायद दिन का या शाम का नजर आ रहा है, क्योंकि मैं अभी उजाला है, उस समय उजाला है, तो हाँ ये शाम का वीडियो या दिन का? हाँ उजाला है, अच्छी तरह से मैंने देखा है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसको रोक लगाने के लिए, देखिए जब तक हम कानून की सख्ती से पालना नहीं करेंगे, अब ये ओपन तो हो गया, वीडियो निकल के आ गया, तो कम से कम पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं और होंगी। और हमारा समाज, आपको पता है थोड़े दिन पहले एक गर्भवती महिला को एक आदमी ने पीछे से झप्पी देके पकड़ लिया। वो लड़की मुकदमा दर्ज कराने गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसकी कंप्लेंट दर्ज की। और मुकदमा दर्ज कब हुआ? जब वीडियो वायरल हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है मुकदमे दर्ज करने की, कंप्लेंट दर्ज करने की, कार्रवाई करने की, हम कहां जा रहे हैं? मैं कहता हूं कि 1861 अच्छा था, पर इस वक्त अब के कि इस कानून के अंदर मुलजिम को सहयोग मिलता है, परिवादी को ठोकरें खानी पड़ती है, घिस जाना पड़ता है, उसको अच्छे अच्छे वकील करने पड़ते हैं, और मुलजिम अपना छूट जाता है, जमानत हो जाती है, बाहर निकल के दादागिरी करता है, और जितने भी एविडेंस होते हैं उन एविडेंसों को खत्म करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराध कम नहीं हो रहे। इसलिए आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है कानून में, जिसमें अपराधी की जिम्मेदारी हो कि मैंने ये अपराध नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, जो समाज के अंदर घटित हो रहा है, जो नशा बिक रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर पुलिस की है। आप देखिए फटाके मिल रहे थे खोनागोरियान में, जिम्मेदारी किसकी है? आप इधर उधर जिम्मेदारी करते हैं। RPR 65 में लिखा हुआ है कि पुलिस के पास लाइसेंस होगा, पुलिस लाइसेंस चेक करेगी, उसके इलाके में जो घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। अब आप हर किसी पे दोष देते रहे तो क्या मतलब? मुझे लगता है योगेंद्र जी, आज तो लगता है अब एक्शन हो ही जाएगा इस डिबेट के बाद। इस तरह होना तो चाहिए, बिल्कुल जितना कहा गया है उस हिसाब से। हेमलता जी, हम मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक कंट्रोल वर्ड आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत बच्चे, यूथ, टीनेजर्स कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं।
इस घटनाक्रम के बाद या कई और घटनाक्रमों के बाद तो मुझे लगता है कि वो वर्ड नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली लिया जाए कि कहीं ना कहीं तो वो लिमिट्स की, वो कंट्रोल की जरूरत है। बेसिक कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। मैं आपको एक दो रियल घटनाएं बता रही हूँ। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। आप इसी समय आज रात को ही किसी भी गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, बड़े हॉस्पिटल स्पेशली जयपुरिया ही चले जाना, वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि वहाँ पर ज़्यादातर रात को जो इमरजेंसी में केसेस आते हैं वो ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं, नशे में धुत होती हैं और उन्हें उनके फ्रेंड्स जो है, बॉयफ्रेंड्स या कोई मेल जो है वो उन्हें लेकर आए हुए होते हैं। अब रोज़ाना इस तरह की घटनाएं, कहाँ पर ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं, कहाँ एजुकेशनल सेंटर्स के पास, अभी पिछले साल रेड हुई उसमें कलेक्ट्रेट के पास, पान के दुकानों के आसपास, सब जगह इस तरह की जब ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई तो स्ट्रिक्ट होनी ही चाहिए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को वास्तव में काम ही तो नहीं कर रहा, वरना इतना सब कुछ तो होता है नहीं, क्योंकि हम इर्द गिर्द अगर हम योगेन जी घूम रहे हैं, जब पता है तो ड्रग्स की ओर, और देखिए हम तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्मी जी ने भी यही कहा कि देखिए ड्रग्स, नशा, अर्चना जी हमारे साथ मौजूद थी। और ठीक है, अब वक्त की थोड़ी सी कमी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। लक्ष्मी जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की आखिरकार, क्योंकि हम कानून व्यवस्था की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं कहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले हम सरकार, कानून, पुलिस, सारे प्रशासन को हम टारगेट करते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं कहती हूँ कि परिवार ने क्या जिम्मेदारी निभाई, आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, क्यों नहीं रोकते हैं हम घर में पहले बच्चों को, क्यों इतनी छूट दे रहे हैं हम? उस पर रोक होनी चाहिए। वो रोक तो हम कर नहीं रहे, और हम दूसरे प्रशासन, कानून और इन सब की बातें करके और अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन घर से ही कंट्रोल होगा, घर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा हमें बच्चों को। ठीक है लक्ष्मी जी, और तमाम मैं ये कहना चाहती हूँ, वाले अगर नहीं जानते तो घर वालों का क्या कर लो आप? लड़कों की तरह पाल रहे हैं, कोई कानून बना हुआ है क्या उनके सारी लिए? छूट लड़कों की तरह दे रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, उनसे फिर आप उम्मीद कैसे करोगे? ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। रामस्वरूप, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्योंकि अब इतना देखिए समाचार प्रेस ने पूरी आवाज उठाई है और युवती के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। रामस्वरूप। बिल्कुल, पुलिस को इस मामले में पूरी तरह से संज्ञान ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये मामला आज बहुत बड़ा हो गया। हो सकता है कि पुलिस को उस दिन ये मामला ज़्यादा बड़ा लगा नहीं होगा, शायद उन्होंने दबाने की कोशिश की होगी, लेकिन अब जब ये मामला सबके सामने आ गया, सोशल मीडिया पर सब तरह से वायरल हो रहा है, तो अब पुलिस को इस तरह से पूरी सख्ती करनी चाहिए। जिन लोगों ने वीडियो बनाया उन्हें चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो युवक है वहाँ पर खड़े हैं, हंस रहे हैं, उनके फोटोग्राफ भी इस वीडियो में दिख रहे हैं जो वायरल हुए हैं। तो ठीक है, रामस्वरूप और तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मामला काफी संवेदनशील है, लेकिन अब सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार 1 घंटे का हमने डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या पुलिस प्रशासन अब नजरअंदाज करेगा इन चीजों को या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा? फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।